नीति शास्त्र के महत्व को समझाते हुए अनैतिक आचरण के संभावित परिणामों पर चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। मान लो आपने एथिक्स के नोट्स पढ़े अच्छे से, आपको ये तो पता है कि एथिक्स से क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, ये तो आपकी ब्रॉड पिक्चर क्लियर हो गई है। लेकिन इसका आपको ढंग का आंसर नहीं आ रहा, आप अटक गए एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन अटक गए। अब ये जो पहली वाली जो कैटेगरी थी, क्या देखा था अपने, कहीं भी अटको तो क्या करो, या तो आप सीधे सीधे कहीं भी अटको तो क्या करो, कॉमन सेंस को याद करो। आपका कॉमन सेंस आपको याद आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही अटको कॉमन सेंस आपको याद आना चाहिए। अब यहां पे चलते हैं अपन। सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, चलो ठीक है। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंगेजिंग इन अनएथिकल वे, अनैतिक आचरण के संभावित परिणामों पर चर्चा कीजिए। अब आपको ना इतने सारे अनैतिक आचरण के सब परिणाम पता है ना, आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है, नहीं पता सच में। अभी आप 5 उंगलियों पे काउंट करोगे ना, नहीं काउंट होंगे, 5 भी नहीं आ पाएंगे, मेरे से भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसी को यदि मैं एक डायरेक्शन दे दूं तो आप 5 क्या 10 क्या 15 भी बता पाओगे। आप बोलोगे नहीं हमें तो 15 नहीं पता, लेकिन आप खुद अभी बताओगे कमेंट सेक्शन में, देखना आप, ठीक है। इसको बोलते हैं अप्रोच मॉडल। एग्जाम में आप कोई अप्रोच फॉलो, जब भी अटको तो अप्रोच मॉडल याद कर लेना, ठीक है। और ये कोई मेरी इन्वेंटेड नहीं है, ये बहुत सालों से चलते आ रहे। हाँ, मैंने क्या किया, इनको थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश की। यूजुअली 10 मार्कर में मैं अप्रोच मॉडल सजेस्ट करता हूं, लेकिन यदि 5 मार्कर में भी आप अटक रहे हो तो अप्रोच मॉडल को फॉलो करो भाई। अब 2 अप्रोच होती है मेनली। पहली अप्रोच होती है स्टैंडर्ड अप्रोच, दूसरी होती है क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच। इसके बारे में अपन कलम में अच्छे से बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच ही काम आती है, स्टैंडर्ड अप्रोचेज नहीं काम आती। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसे इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो अप्रोचेज है ना, ये आपके पॉइंट्स को, जहां आपके पास 3 पॉइंट है, आपके दिमाग से ही पॉइंट को खींच के 5 कर देंगे, आपके दिमाग से ही पॉइंट को खींच के 7 कर देंगे, 9 कर देंगे, 10 15 कर देंगे। जब मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि यार 10 मार्कर के क्वेश्चन में आप ना कम से कम 15 पॉइंट तो लिखो, स्टूडेंट बोलता है कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, 15 पॉइंट कहां से याद आएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन जब इन अप्रोचेज की मदद से अपन देखते हैं तो 15 पॉइंट निकल के आ जाते हैं। क्योंकि बिलीव मी, आप पढ़ रहे हो, आप निठल्ले नहीं हो। आप यदि सेशन देख रहे हो, आप सीरियस हो इस एग्जाम को लेके, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने बहुत सारे नोट्स पढ़े, आपके दिमाग में रिपोजिटरी है, बस उसको निकालने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक एक खदान है, उसके अंदर हीरे जवाहरात पड़े, लेकिन वो निकालने के लिए टूल्स है, ये टूल्स है ना। तो अपन बात करते हैं फटाफट से, क्या बात करते हैं। अब आप सोचो, वैसे अनैतिक आचरण के संभावित परिणाम, मैं वैसे रैंडम जाऊंगा तो मैं 2-3 में अटक जाऊंगा कि क्या क्या होते हैं। भाई अनैतिक आचरण करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है यार, जेल हो जाएगी। मुझे समाज से बाइकआउट कर दिया जाएगा। अनैतिक आचरण करूंगा तो यही ना संभावित परिणाम हो सकता है, समाज में अराजकता फैल जाएगी। मैं जा रहा हूँ रैंडम। अब लेकिन मैं अटक अटक के सोचूंगा, और इतना टाइम होता नहीं है मेंस पे, तो नहीं होता 3 घंटे, बहुत मतलब टाइट शेड्यूल होता है मेंस पे। तो अपन अप्रोचेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को आप यदि लेवल्स अप्रोच से सोल्व करते हो तो ऐसे सोल्व होगा। पहले मैं लेवल्स अप्रोच सोल्व किया है, अब मैं दूसरी अप्रोच भी इसमें बताऊंगा। लेवल अप्रोच मतलब अलग अलग लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे व्यक्तिगत स्तर पर। सही बोला क्या मैंने, व्यक्तिगत स्तर, हाँ वेरी गुड। व्यक्तिगत स्तर पर क्या, एक मिनट पाँच कर लेता हूँ, और बड़ा कर लेता हूँ, 8 कर लूँ क्या, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर मैं यदि अनैतिक आचरण करता हूं तो क्या होगा मेरे, देखो इस पे लिखा हुआ है, व्यक्तिगत स्तर पर मुझे एथिक्स उच्च लक्ष्य बोध और आत्मबोध को करवाती है, ठीक है। अनैतिक प्रभाव हताशा और उदासी को जन्म देगा। भाई मैं अनैतिक हूंगा तो मैं समाज से बाइकआउट हो जाऊंगा, मुझे हताशा उदासी ये सब होगी। इसके साथ में जैसे और अपने को याद आ सकते हैं क्या क्या, आप खुद बताओ। अनैतिक होंगे तो आप में डिप्रेशन आ जाएगा, अल्टीमेटली तो ये होगा ना, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे आप, ठीक है। एंग्जाइटी रहेगी आपको। भाई किसी ने कहा था क्लियर कॉन्साइंस इज द सोफेस्ट पिलो। यदि आपका कॉन्साइंस क्लियर है ना, यदि आप नैतिक हो ना, आप गबन भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर रहे, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहे, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर रहे, हत्या नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, तो आपको रात को अच्छे से नींद आएगी। आपको एंटी एंग्जाइटी पिल्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह हो जाएंगी, हताशा हो जाएगी, उदासीनता हो जाएगी, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पे हो गया। एग्जाम्पल दे दो। और ये जो उच्च लक्ष्य और आत्मबोध को प्राप्त करता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का पॉजिटिव एग्जांपल दे दिया। अनैतिक व्यक्ति दिव्या मित्तल भ्रष्टाधिकारी, जिन्होंने अभी अजमेर में वो फेंक दिया था, आना सागर में अपना मोबाइल वगैरह फेंक दिया था, ठीक है। या फिर अभी पूजा सिंगल का एग्जांपल लिया था अपने। देखो इतना फर्क हो जाता है, पूजा सिंगल मैम नहीं बोला मैंने, पूजा सिंगल बोला। यूजुअली मैं जैसे अब्दुल कलाम सर बोलूंगा मैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर बोलूंगा। तो ये अखबार में भी आप हेडिंग देखते होंगे कि पकड़ा गया,
ऐसा होता है कभी कोई आईएएस ऑफिसर के बारे में पॉजिटिव न्यूज आएगी तो कि उन आईएएस ऑफिसर ने झंडा फहराया या फिर वो वहां गए, लेकिन जैसे ही वो भ्रष्टाचार में पकड़ में आएंगे वो बोलेंगे वो पकड़ा गया। मतलब उनकी लैंग्वेज अखबार वालों की चेंज होती है, वो होगी क्योंकि आप अनैतिक उसमें थे, आपने अपने आप को ही डिमीन कर लिया। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर हो गया। अब आगे स्तर बढ़ो, व्यक्ति कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा, समाज में जाएगा, बैठेगा। सामाजिक स्तर पे यदि अनैतिकता होगी तो क्या होगा? नीति शास्त्र भय होगा लोगों में, भाई मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, कोई भी मुझे चाकू मार देगा यदि अनैतिकता या नीति शास्त्र नहीं है तो, नैतिकता नहीं है तो। घृणा होगी एक दूसरे के प्रति, अपराध हो गए, उदासीनता, असमानता, असहिष्णुता, स्पेशली रिलीजियस इंटॉलरेंस, है ना। ये हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि समाज में नैतिकता की कमी है। हाल ही में बांग्लादेश में हुई हिंसा समाज में स्थित अनैतिक तत्वों का परिणाम है। हुई तो पॉलिटिकल कारणों से थी हिंसा, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई हिंदू मुस्लिम में, तो क्योंकि समाज में अनैतिक तत्व थे। ठीक है, संगठनात्मक स्तर पर मैं काम करने जा रहा हूं, वहां पे अनैतिकता हुई, नीति शास्त्र की कमी है वहां पे मान लो, तो क्या होगा? इनएफिशिएंसी होगी, लोग काम नहीं करेंगे, कर्मयोग को फॉलो नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे, है ना। बैकबाइटिंग होगी, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे काम पे। ठीक है, तो अकुशलता होगी, भाई भतीजावाद होगा, पक्षपात होगा, भ्रष्टाचार होगा, ये सब। अच्छी कार्य संस्कृति के एग्जांपल दे दिया टाटा, ये सब लिखा हुआ है मैंने, और खराब कार्य संस्कृति के बॉलीवुड भाई भतीजे, ये सब लिखे हुए। राष्ट्रीय स्तर पे चले जाओ, फिर अंतर्राष्ट्रीय चले जाओ। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ये हमले हुए थे, पाकिस्तान ने किस पे कराया? ये तो राष्ट्र के राष्ट्र में ही थे, पाकिस्तान अपनी करनी भुगत रहा है। लेकिन टेररिज्म का एग्जांपल दूंगा तो फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में दे दूंगा कि पाकिस्तान ने हमला करवाया, मुंबई हमले कसाब। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये हो गया। अब देखो कितनी सारी, अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं राष्ट्रीय स्तर पर मुझे आप 2 एग्जांपल और दे दोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक चीजों के 2 एग्जांपल आप खुद दोगे भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अनैतिक कॉन्सिक्वेंस बताओ, परिणाम बताओ, कमेंट करो। क्योंकि अब जब आप स्ट्रीमलाइन कर दिया ना आपने, अब आप लेवल्स पे सोच रहे हो। बताओ मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक परिणाम बताओ 2 और, इनके अलावा। टेररिज्म हो गया, टेररिज्म दिया था, एक ही दिया था मैंने, आतंकी हमला, टेररिज्म दिया था। अब बताओ 2 और बता दो, पक्का निकाल के दोगे आप। बताओ यार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक काम क्या क्या होते हैं? रशिया यूक्रेन, हाँ बोल सकते हैं, वो टेररिज्म का पार्ट नहीं है। युद्ध हो गए, जो भी इंटरनेशनल जो वॉर्स होती है वो अनैतिक उनके कारण ही होता है। वेरी गुड, आगे चलो अमिता मैम, गुड। बताओ फटाफट बताओ। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वेरी गुड। जो कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे साउथ अमेरिका से प्लायन हो रहा है बहुत ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। रिफ्यूजीज को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, ये भी तो एक अनैतिक ही है, अनैतिक की चीज़ है। जलवायु जो परिवर्तन है वो कितना बड़ा अनैतिक काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा दोहन कर रही है रिसोर्सेज का, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, वो तो हमारा जो पर कैपिटा इमिशन है वो बहुत कम है, और अमेरिका, चाइना जैसे जो कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज का बहुत ज़्यादा है, तो ये भी तो अनैतिक ही हुआ। तो ये हो गया जलवायु, जो संसाधनों का अति दोहन हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्लाइमेट चेंज, गुड। डायरेक्ट सप्लाई, वेरी गुड। डायरेक्ट सप्लाई का अपन ले सकते हैं। इनमें डायरेक्ट सप्लाई में आर्गन में हमने एग्जांपल दिया था गोल्डन क्रेस्केंट का और गोल्डन ट्राइंगल का, जो डायरेक्ट चेन बनी हुई है अपने साउथ ईस्ट एशिया में और इधर मिडिल ईस्ट में, मिडिल एशिया में। ठीक है, एनिमल ट्रेड, हाँ। तो अब देखो निकल के आए ना, अब वैसे नहीं निकल के आते। एनिमल ट्रेड मुझे जिंदगी में याद नहीं आती, लेकिन जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एनिमल ट्रेड हो रही है, ये भी अनैतिक ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बॉर्डर क्रॉस कर रही है। तो जब आप अप्रोचेज के आधार पे सोचोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको निकल जाएगी। यहां तक क्लियर है? साइबर क्राइम्स, वेरी गुड वीरेंद्र सर। साइबर क्राइम तो कितनी बड़ी चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल के आधार पे जो चीजें हो रही है, अभी अनैतिक चीजें हो रही है। ट्रंप को किस करवा दिया बताओ उससे, अपने कौन है, कमला हैरिस से, कितनी ट्रंप और कमला हैरिस के बच्चा करवा दिया उन्होंने एआई की मदद से। अनैतिक है यार, अनैतिक है, बिल्कुल अनैतिक है। तो इस तरीके से डिफेक्ट्स हो गया, वेरी गुड श्रेया मैम, श्रेय सर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। तो देखो ये कितनी चीजें, आप पता है, मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपसे। मैं जब फर्स्ट ईयर में आईआईटी में गया था ना, तो अब देखो मैं बिल्कुल गांव के स्कूलों से पढ़ा हूँ, फिर मैं नवोदय में गया। नवोदय जाने के बाद में बहुत ब्रॉड हुआ माइंड, मतलब बहुत अच्छे टीचर मुझे वहाँ पे मिले। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल। अब आगे चला, मैं आईआईटी में गया। आईआईटी की फर्स्ट ईयर में एक मैम आती थी, एमआईटी से पास आउट थी, सब कुछ था। वो आईआईटी में क्या होता है कि
इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के साथ आपको कुछ सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के भी लेने होते हैं, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी लेने होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो इससे क्या है कि सिर्फ इंजीनियरिंग तक दिमाग संकीर्ण नहीं रहता, आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी जाता है। ठीक वैसे ही जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उनको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट या फिर टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह में कुछ कुछ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस के कोर्सेज होते हैं। तो वो मैम आती थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन का उन्होंने देखा था, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस नाम से कोर्स था। तो वो आती थी, पूरा बोर्ड होता था उनका। अब वो पता है कैसे पढ़ाती थी, वो उन्होंने हेडिंग डाल दी कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पे टॉपिक चल रहा है। अब वो मुझे उठाएगी कि बता बलराम, सॉरी बताओ नियोन, मैंने अपना नाम ही बोल दिया, बताओ कोई कॉन्सिक्वेंस बताओ। मैं कोई एक बताऊंगा, फिर दूसरे को उठाया, फिर तीसरे को उठाया, पूरा बोर्ड भर देगी वो। कोई फैक्ट बता रहे, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, फिर उसको समराइज करके उनके नोट्स बनवा देगी। अब पता है मैं क्या सोचता था, क्योंकि मैं तो नया नया गया था, हमें तो यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता था गांव के स्कूलों में कि उठ भाई खड़ा हो, सोशल साइंस तो इसी पढ़ाते थे, पहला पैराग्राफ तू पढ़, दूसरा तू पढ़, तीसरा तू पढ़, और फिर चैप्टर खत्म हो गया, जय जय, ऐसे पढ़ते थे अपन तो सोशल साइंस तो। लेकिन वो मैं ऐसे पढ़ाती थी कि बच्चों से निकलवा रही है। और मैं सोचता था बेटे बेटा कि यार ये मैडम को ना आता नहीं है ग्रीन रिवॉल्यूशन, या इसको इनको पढ़ाना नहीं आता, तो ये क्या करती है, बच्चों से लिखवा लिखो के अपना काम चला रही है ये। लेकिन जब उन्होंने लास्ट में अपने हैंडआउट्स दिए, नोट्स दिए, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे उन्होंने बुक लिखी हुई है पूरी, उनकी पीएचडी एमआईटी से, और ग्रीन रिवॉल्यूशन पे बहुत अच्छा रिसर्च किया उन्होंने। मैंने देखा वो सारी चीजें उस बुक में थी। तो तब मुझे समझ में आया कि एक इंडिविजुअल का माइंड है ना, वो बहुत बहुत कम है रादर देन 100 बच्चों की क्लास है उसके माइंड से। क्योंकि 100 बच्चों ने अलग, क्योंकि कोई कौन सा अखबार पढ़ रहा है, कोई कौन सा अखबार पढ़ रहा है, किसी ने कौन सी बुक पढ़ी हुई है, कोई किसी ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की हुई है, सबके माइंड से इनपुट लेके उन्होंने एक तरीके से बुक का सारा मटेरियल छाप दिया। ठीक वैसे ही अपने यहाँ पे हो रहा है कि आपने देखो कितने सारे एस्पेक्ट बता दिए। तो ये बहुत पावरफुल टूल होता है कि आप डिस्कस करके चीजों को कर रहे हो, अपने माइंड में से चीजें निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। याशिका मैम वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि दो पार्ट है तो दोनों में ही इक्वल वेटेज हमें देना हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता, ध्यान रखना। वो डिपेंड करता है कि दोनों पार्ट की डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा पूछा कि कर्मयोग के प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे और कर्मयोग की एडमिनिस्ट्रेशन में भूमिका बताओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रोपोनेंट तो एक लाइन का ही आएगा, जो भी गांधी थे, तिलक थे, वो थे। लेकिन कर्मयोग की भूमिका तो बड़ा है, तो वो पार्ट अपने को ज्यादा वो करना पड़ेगा। हाँ, यदि दोनों पार्ट का कंटेंट लगभग बराबर है तो फिर अपने को बराबर वो करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। मान लो ये पूछ लिया कि आईएमएफ की स्थापना कब की गई, और आईएमएफ के भारत पे कौन सी वो बताओ, आईएमएफ के जो डिसीजन उनके भारत पे परिणाम बताओ, ये पूछ लिया। तो अब आईएमएफ की स्थापना कब की गई, पार्ट तो दो हो गए, लेकिन वो तो एक लाइन में आएगा कि भाई ब्रिटेन वुड्स में जब भी 25 दिसंबर जितने भी 1941 वो की। लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है आईएमएफ के डिसीजन के, चाहे वो 1991 में हो, चाहे अभी ट्रेड वॉर पे हो, ये तो बड़ा पार्ट आएगा ना। तो ये डिपेंड करता है, एक्चुअली क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है ना। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट वेरी गुड एग्जांपल निमिषा मैम, जो ट्रेड वॉर हो रही है, जो प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, अभी आईएमएफ का अपने एग्जांपल यही था, ठीक है। जो एक्चुअली डब्ल्यूटीओ देखता है ट्रेड उनको कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक चीजें, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ये बताओ आप तो। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपसे और ज्यादा डायमेंशन भी निकलूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना अलर्ट हो जाने क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर 5 मिनट और डिस्कस करेंगे। बताओ कमेंट करके बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा। और ये पता है ये मजा ज्यादा कहाँ पे आएगा, ये ज्यादा कलम के सेशन में ज्यादा आएगा, क्योंकि कलम के सेशन में तो आप बोल भी पाओगे, हम टेलीग्राम पे लेंगे तो आप उधर से चीजें वो भी कर पाओगे। चलते हैं तो फटाफट से चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया यहां तक। अब मैं आपको बोलूं कि इसी क्वेश्चन को आपको, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, इसी क्वेश्चन को आपको चीजी गैप अप्रोच से सोल्व करना है। अभी चीजी गैप अप्रोच क्या होती है भाई, किसी भी क्वेश्चन को आप कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, सोसाइटल या साइंटिफिक मतलब टेक्नोलॉजी वाली, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में तोड़ सकते हो। अरे चल जाए यार, एक तो बहुत सारा पैसे आते हैं, सबसे पहले तो ढंग के डिवाइसेज लाऊंगा मैं, काम चला रहे हैं अभी तो यार, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं इन पे तोड़ सकते हो। अब देखो सेम कंटेंट को आप इनमें तोड़ो। कल्चरल एस्पेक्ट में यदि अनैतिक होते हो आप, नीति शास्त्र की कमी होती है, यदि आप अनएथिकल डिसीजन लेते हो, तो क्या क्या चीजें होती है कल्चर में, बताओ। आप खुद बताओगे भी कि अपने कल्चर में क्या क्या चीजें ऐसी हुई है जो कि अनैतिक थी, बताओ फटाफट बताओ। जो आपने जो संस्कृति है उसमें, सांस्कृतिक जो एस्पेक्ट है उसमें, बताओ फटाफट बताओ। वेरी गुड, सती प्रथा उस टाइम नैतिक थी, अभी अनैतिक हो गई, कल्चरल का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है ना।
कि जब महिलाओं के अधिकारों को पुरुष के अधिकारों से कम माना गया, तो बताओ, चलो मान लो सती को अपन माता है मानते पूछते, एक्सेप्टेबल, ठीक है मान लो, लेकिन जब एक महिला मरती थी तो फिर वो उसका पति क्यों नहीं सती होता था, सता बोल सकते हैं, सता क्यों नहीं होता था? तो ये क्या थी? जेंडर इनइक्वलिटी थी। और ये क्या था? अनैतिक था। ये अनैतिक क्यों था? क्योंकि जेंडर इक्वलिटी नहीं थी। तो ये हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया। दास प्रथा, बिल्कुल दास प्रथा थी, तो ये अपनी संस्कृति का पार्ट थी। उस टाइम स्लेवरी थी, अमेरिकन संस्कृति का तो पार्ट ही हो गई थी। एक जो पूरा तबका था वो दास प्रथा को नैतिक मानता था, है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री चलानी थी। और नैतिकता क्या होती है? नीति शास्त्र क्या होता है? जो सोसाइटी डिसाइड कर रही है, वो सोसाइटी नहीं डिसाइड कर लिया था कि भाई दास प्रथा नैतिक है, ठीक है। तो ये हो गया अनटचेबिलिटी, वेरी गुड एग्जांपल। अपने समाज में संस्कृति का पार्ट बन गई थी अनटचेबिलिटी, जो कि बहुत अनैतिक था। हो गया कल्चरल एस्पेक्ट, हो गया डोरी, हो गया डोरी अनएथिकल और कल्चर का पार्ट है। कितने सारे एग्जांपल आपने दे दिए। ये क्या आपको अनटचेबिलिटी नहीं पता थी? डोरी नहीं पता थी क्या? दास प्रथा नहीं पता थी? सती प्रथा? आपको सब पता था, बस एक सोचने का आपने एक तरीका देख लिया, स्ट्रीमलाइन कर दिया। आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल पे चलते हैं। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कौन कौन से, अनएथिकल चीजें हिस्ट्री में कौन कौन सी हुई है? या तो आप ये एग्जांपल दे दो, नहीं तो जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया, वो भी एक तरीके से अनएथिकल था, है ना, हिस्ट्री में। और जैसे महिलाओं के साथ जेंडर जो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी अपने हिस्ट्री में हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है ना। तो ये सब एग्जांपल दे सकते हो। कल्चरल, हिस्टोरिकल, कल्चर और हिस्ट्री को आप मिला भी सकते हो ना, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो एस्पेक्ट है वो कवर कर दिया। अब आ जाओ आगे, CH इकोनॉमिकल बताओ। इकोनॉमिक्स में यदि देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, है ना। कहां गया? हाँ जी, क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ते हैं अपन। अनैतिक आचरण के अभी वो मैम थे, उनका वो था ना कि दो क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो दोनों को क्या इक्वल एड्रेस करना? नहीं, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एथिक्स को कम किया है और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस को ज्यादा किया है, क्योंकि इसी में आ गया सिग्निफिकेंस भी, तो इसी में आ गया ना कि देखो यदि इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स होगी तो क्या क्या होगा, ये होगा। सोशल लेवल पे होगी तो हार्मनी और जस्टिस होगा, ये भी तो सिग्निफिकेंस ही हो गया ना। या तो आप इसकी हेडिंग को ऐसे बना दो, सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, नहीं होगा तो इस तरीके से आप टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो तरीका आप देखो, इंस्टेंट डिसीजन, अभिषेक सर को याद करो, आप इंस्टेंट डिसीजन लिया था ना अभिषेक सर ने, इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा आपको कि आप टेबल बना रहे हो कैसे कर रहे हो, ठीक है। कहां थे अपन? हाँ, क्या क्या पूछ रहे हैं? अनैतिक आचरण के संभावित परिणाम। अब आ जाओ इकोनॉमी में। इकोनॉमी में यदि अनैतिक आचरण होगा तो क्या क्या संभावित परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? फटाफट से कमेंट करो, कर भी दिया होगा आपने। सबरीमाला केस सर पॉलिटी में आएगा, अभी आएंगे पॉलिटी पे भी, है ना, क्योंकि पॉलिटी। वेरी गुड मोहित सर, टैक्स इवेजन उन्होंने बता दिया, करप्शन हो गया, गबन एम्बेजलमेंट का अपने एग्जांपल देखा था, पूजा सिंगल का, वो अपने देख लिया। इनएफिशिएंसी, इकोनॉमी में तो पाप है इनएफिशिएंसी, है ना। इकोनॉमी तो दक्षता की बात करता है, एफिशिएंसी की बात करता है। करप्शन हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, इनएफिशिएंसी हो गई, एम्बेजलमेंट हो गया, स्कैम हो गए। हर्षद मेहता स्कैम को आप लिख सकते हो, वो अनैतिक था हर्षद मेहता, तभी उसको जेल हुई, तभी तो वो सब हुआ। तो अनैतिक था तभी तो उसके परिणाम ऐसे आए कि उसको जेल हुई, पूरा शेयर मार्केट को हिला दिया था। इनसाइडर ट्रेडिंग, रजत गुप्ता का केस मैंने लिखा हुआ है, आईटी दिल्ली से पास आउट थे, उनको जेल हुई थी 5 साल अमेरिका में। ये सब एग्जाम्पल क्या हो गए? अनैतिक आप काम करोगे तो उनके परिणाम होंगे। किसमें? इकोनॉमिक्स में। आपने क्या किया? चीजी के अप्रोच को फॉलो कर दिया, ठीक है। अनिशा मैम, इन्फ्लेशन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इन्फ्लेशन को हमें वो करना पड़ेगा। यदि आप इन्फ्लेशन की जगह वो यूज करो, होर्डिंग, इलीगल होर्डिंग होती है कि आपने क्या किया, प्याज की शॉर्टेज बना दी मार्केट में, इलीगल होर्डिंग कर दी, और फिर आपने इन्फ्लेशन के बाद में प्याज को, तो आप इन्फ्लेशन की जगह वर्ड यूज करो होर्डिंग, है ना। ब्लैक मार्केटिंग आप यूज कर सकते हो, ब्लैक मार्केटिंग से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ब्लैक मार्केटिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फेवरेटिज्म, बिल्कुल वो इकोनॉमी का पार्ट है, फेवरेटिज्म जो भाई भतीजावाद होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में देखो आपने कितनी सारी चीजें बता दी। अब इकोलॉजी में आ जाओ, इकोलॉजी में क्या बताओगे आप? फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट करो। में बिल्कुल, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो एक्ट है वो इकोनॉमी में एथिक्स की स्थापना के लिए लाया गया, बिल्कुल अपन बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि लोग अनएथिकल है, उनके बिहेवियर को लॉ से करेक्ट किया जा रहा है। वेरी गुड पूनम मैम, क्लाइमेट चेंज आपने बता दिया इकोलॉजी में, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये सब अनएथिकल रीजन के कारण ही हो रही है। और बताओ, इकोलॉजिकल तो बहुत सारे हैं। ये जो एनक्रोचमेंट है, जो नदियों पे आपने अभी अखबारों में कितना चल रहा है, सरिस्का में जितनी भी होटल है उनको डिमोलिश किया जा रहा है, तो ये अनैतिक ही तो है कि आपने वन्य जीवों के जो घर है उन पे कब्जा कर लिया, आपने एनक्रोचमेंट कर लिया। तो आप लिख सकते हो इलीगल एनक्रोचमेंट इन वाइल्ड लाइफ एरियाज, आप लिख सकते हो इलीगल सैंड माइनिंग, ये भी तो इकोलॉजिकल अनैतिक कारण ही है ना। डिफोरेस्टेशन, वेरी गुड एग्जांपल, मुंबई मेट्रो के लिए फॉरेस्ट को काटा, आर्य फॉरेस्ट को अपने नोट्स में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, इकोलॉजिकल कारण हो गए। इंडिविजुअल कारण व्यक्तिगत स्तर पर आपने लिख लिया,
क्या था, चीजी गैप, CHEESSI, साइंटिफिक में AIML वाली चीजें कर देंगे अपन, जो डिजाइनर बेबीज हो गई, या फिर जीनोम ट्विकिंग हो गई, आपने जीनोम के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी में आप कुछ गलत कर रहे हो, तो है ना। साइंटिफिक तो बहुत, जैसे न्यूक्लियर वॉर हो गई, ये अनैतिक, यदि एथिक्स नहीं होगी तो परिणाम यही होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी यदि ये साइंटिफिक वो नहीं होगी। प्लेगरिज्म हो गया, कि आपने क्या क्या, या फिर बोल सकते हैं इसको कॉपीराइट वायोलेशन हो गया, कि आपने एक साइंटिस्ट के काम को चुरा लिया, तो ये भी दिक्कत है, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोल सकते हैं इसको, है ना। जेनेरिक जो ड्रग्स होती है उसमें आप उसको ब्रांडेड ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हो, और द जेनेरिक ड्रग्स और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, ये भी एक साइंटिफिक वो अनैतिक हो सकता है। कितने सारे एग्जांपल है आपके पास, बहुत सारे एग्जांपल है, मेरे से ज्यादा एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। मुझे तो 2-3 सब्जेक्ट आते हैं, आपको जितने सब्जेक्ट आते हैं। चीजी के अप्रोच में फिर ज्योग्राफिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल में बहुत सारी देखो अब जैसे यही वाली जो चीजें थी ना, उसी को अपन ने आ गया जैसे ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल था, ये अपन किस में डाल देंगे, इकोनॉमी में डाल देंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी का तो पार्ट होते हैं। तो ये जैसे एफिशिएंसी हो गया, करप्शन हो गया, इनएफिशिएंसी हो गया। नेशनल लेवल ये किस में डाल देंगे, पॉलिटी में डाल देंगे, क्योंकि नेशन पॉलिटी का ही तो पार्ट है। नेशन क्या होता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ही तो बना होता है। राष्ट्र अलग, सॉरी कंट्री पॉलिटिकल बाउंड्रीज ही तो होती है। इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो डिस्कस किया था, जैसे ग्रेटा थनबर्ग हो गया, टेरर अटैक का हो गया, ये सब वहां पे किस में डाल देंगे, टेररिस्ट अटैक को पॉलिटी में डाल देंगे वहां पे, पॉलिटिकल, ठीक है। क्योंकि जो, या फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के कारण जो टेरर हो रहा है वो अपन कल्चर में डाल देंगे, कि किसी देशों का कल्चर ही ऐसा है कि उन्होंने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। हिंदी में क्या बोलेंगे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को, धार्मिक, बहुत ज्यादा कट्टरपंथता बोल देंगे शायद, कट्टरपंथी। तो धार्मिक कट्टरपंथता होती है तो फिर टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाती है वो, है ना। तो इस तरीके से सोचो, लेवल अप्रोच हो गई। वो एक मीम आती ना, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके ही जो रुका रहेगा, बस यहाँ रुके रहना है, लेवल निकालेंगे अपन, सारी चीजें निकालेंगे, रुके रहना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब आज इतना ही डिस्कस करते हैं, मतलब ये ठीक है। अब मैंने आपको अप्रोच बता दी चीजों को, बस एक 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 लास्ट स्लाइड है अपनी इंट्रो और कंक्लूजन की, ये मैं आपको कलम में अच्छे से बताऊंगा। कलम के आंसर राइटिंग है ना 10 मार्कर क्वेश्चन में, ये जो इंट्रो और कंक्लूजन है ना, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ये वापस मैं ले लूंगा, ये देखो वही वाली चीजें, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आंसर राइटिंग डिस्कस कर ली है। जैसे ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, चलो एक डिस्कस कर ही लेता हूँ फटाफट से। फिलोसफी मेंशन इन भगवत गीता कैन बी यूज टू सॉल्व मेनी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, एलाबोरेट। भगवत गीता में वर्णित दर्शन का उपयोग कई आधुनिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, विस्तार से समझाइए। एक्चुअली फिर क्या है, 9 बजे अभिषेक सर की क्लास भी, और अभी आर्गन मैडम को भी थोड़ा सा सोशियोलॉजी आपको बताना है। तो आप देखो, इसमें इंट्रो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इंट्रो लिखने के तरीके, कोड दे सकते हो आप, डेफिनेशन दे सकते हो, डेटा एंड फैक्ट दे सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो, करंट से रिलेट कर सकते हो, आइडेंटिटी दे सकते हो, फॉर्मुला दे सकते हो। अब ये सारी चीजें अपन कलम में क्वेश्चन पे, जो 2024 का आरएस मेंस का क्वेश्चन है उन पे अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। फैक्ट क्या दे सकते थे, गीता पे बात हो रही है, ब्रॉड क्वेश्चन ने फैक्ट दे दिया कि भाई गीता ना महाभारत में 18 पर्व है, उसमें 20वें पर्व का हिस्सा है गीता, और 18 चैप्टर और 700 श्लोक है। फटाफट से आपने फैक्चुअल डिटेल दे दी, गीता को समझा दिया कि गीता है क्या। आप करंट से एग्जांपल दे सकते हो कि हाल ही में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने जब शपथ ली थी तो गीता की शपथ ली थी, इतनी इंपॉर्टेंट है गीता, ठीक है भाई। कोट दे सकते हो कि वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि भाई साहब ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बुक की जो विजडम है वो कभी खत्म नहीं होगी। इस बुक का ज्ञान तब भी जीवित रहेगा जब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व लंबे समय पूर्व समाप्त हो जाएगा। सोचो, ये मैंने कितने अच्छे से वहां पे बताया था आपको कि वॉरेन हेस्टिंग ने ये बात तब कही थी जब हम भारत उनके गुलाम थे, और आज भी गीता का ज्ञान सिर्फ है नहीं, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटिश का वो गीता पे शपथ ले रहा है। समझो आप आयरनी, मतलब एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है। एक तरफ तो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के तनाव में आके आत्महत्या कर रहे हैं, है ना, और दूसरी तरफ हम एआईएमएल की बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। इसको सुधार करने के लिए गीता का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाओ एआईएमएल, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीजें पढ़ाओ, लेकिन भाई गीता का ज्ञान भी होना जरूरी है ना, मस्त रहना जरूरी है ना जीवन में। चले, तो अब देखो सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न डे, अब ये तो बॉडी का पार्ट आ गया, एक तरफ सॉल्यूशन लिख दिया, एक तरफ सॉल्यूशन, ये सब नोट्स में आपने अच्छे से लिखे हुए। और फिर कंक्लूजन के भी 5-6 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेडीमेड कंक्लूजन कर दो, टारगेट लिख दो, स्लोगन, ये सब अपन अच्छे से सीखेंगे, इनको रटना है अच्छे से कि कैसे क्या। फिर आप एक कंक्लूजन लिखा, क्या एग्जाम में 3-3 कंक्लूजन, 3-3 इंट्रो नहीं, एग्जाम में एक इंट्रो और एक कंक्लूजन लिखना, वो भी छोटा सा 2 लाइन से बड़ा नहीं लिखना। समरी दे दी कि ओवरऑल भगवत गीता भाई साहब 21st सेंचुरी में गाइडिंग लाइट है, ठीक है। इधर भी होगा ना, कहाँ गई गीता मेरी, हमने लिख दिया
कुल मिलाकर भगवत गीता 21वीं सदी की कई समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। ठीक है, स्लोगन लिख दिया आपने कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब भी अधर्म होगा तब तक मैं आऊंगा। तो अभी भी अधर्म वाली चीजें, क्योंकि सोसाइटी की प्रॉब्लम तो डिस्कस कर रहे थे ऊपर, यदि धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब भी समस्या होगी गीता हमेशा इन समस्याओं के समाधान के मार्गदर्शक बनेगी। ऐसे सोचो ना कि भगवान श्री कृष्ण खुद थोड़ा ना आएंगे, उनका कहने का मतलब यही था कि गीता को पढ़ो भाई, मैंने जो गीता दी है समस्याओं को अपने आप सोल्व हो जाएगी। लिंक विद इंट्रो, हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं कि भगवान हमारे पास आ जाए। ठीक है, जैसा कि वारेन हेस्टिंग, अब इंट्रो से लिंक कर दिया। इंट्रो में वारेन हेस्टिंग को कहा था ना कि गीता ज्ञान रहेगा तब भी, तो हमने कहा जैसा कि वारेन हेस्टिंग ने दर्शाया गीता का ज्ञान न केवल ब्रिटिश प्रभुत्व को बल्कि दुनिया में किसी भी बुरी ताकत के प्रभुत्व को मात देने में कारगर साबित होता है। कितना अच्छा सा कंक्लूजन आपने लिख दिया, ये भी अपन सीखेंगे सब। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ये आसान चीजें हैं। 10 मार्कर क्वेश्चन तो आप पूरा नोट से ही दिया है हमने जानबूझ के। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वाज ए नाइस डिस्कशन विथ यू पीपल। अभी आर्गन मैम आएंगी और सोशली डिस्कस करेंगी, और आपको कुछ डाउट हो तो फटाफट से आप पूछ लो। हाँ, अगली बार जब डिस्कस करेंगे 10 मार्क का डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब अपन कलम वाले सेशन उनमें भी करेंगे, तो छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, आपको टेंशन मतलब। फिर आपका भी लंबा हो जाता है ना, अभी 8:45 हो गया, अपन ने लगभग 7 से स्टार्ट किया था, तो क्लास लंबी हो जाती है ना। टेस्ट रिजल्ट आकाश सर ऐसा होता है कि 10 दिन के अंदर आएगा, क्योंकि अभी लोग कॉपी सबमिट ही करे। 30 लोगों को तो क्या रिजल्ट निकाले, कॉपी चेक होनी आपके आज से स्टार्ट हो गई है। कॉपी आपको चेक होकर मिल जाएगी। ठीक है, 2-4 दिन में मिल जाएगी आपको कॉपी चेक होके। पबेड नोट्स भूपेंद्र जी बन रहे हैं, उधर उधर दूसरे कमरे में पबेड नोट्स ही बन रहे हैं, 4 लोग लगे हुए हैं। एक्चुअली नोट्स तो कल ही बन गए थे, लेकिन वो प्रूफ रीडिंग चल रही है, गलतियां बहुत रह जाती है ना, कितना भी एक जने से गलतियां पकड़ में नहीं आती। ठीक है, वो आपको तब पता लगेगा जब आप कभी जीवन में नोट्स बनाओगे। बहुत मतलब एक एक पेज में पता ही नहीं लगता, खुद बनाने वाले को पता नहीं लगता कब गलती छूट गई। ठीक है, तो ठीक है, बन रहे हैं वो, आप टेंशन मत लो। और यार एक दिन डिले भी हो जाए तो एक दिन लेट लिख लेना आप अपना जो मेंस का जो टेस्ट है। अभी वैकेंसी ऐसा है कि अभी थोड़ा है, टाइम है अपने पास, टेंशन मतलब। आप करेंगे वो अच्छे से करेंगे, ऐसे जल्दीबाजी में भाग भाग के नहीं करेंगे। अभी वैकेंसी आ भी जाती है तो एग्जाम मुझे नहीं लगता अभी होगा, अपने पास टाइम है, तो अच्छे से करो, एक बार करोगे अच्छे से करोगे, है ना। कल पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक के लिए सब सेपरेट हैंडल हेडिंग बना के लिखनी है। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल रीजन मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक दृष्टिकोण लिख सकते हैं। ठीक है, कलम का नेक्स्ट लेक्चर कब है? कलम का मैम बस अब मैं आज से इधर से फ्री हुआ हूँ। अब मैं कलम का डिजाइन करता हूँ पूरा। आपको पहले तो होमवर्क की पीडीएफ दूंगा पहले पूरी, है ना। 30-40 पेज की होमवर्क की पीडीएफ होगी, वो डिजाइन करता हूँ मैं 1-2 दिन में और आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं कलम के नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं 1-2 दिन में। ओके जी। एवरीवन, कैसे हो? सर ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, और जब मैं अभी तो मैं छोटे वाले सब्जेक्ट्स ले रही हूँ, जब मैं मेन सब्जेक्ट लूँगी तो भी मैं सेकेंड ही आऊँगी। हमारी टीम में मैं इकलौती महिला हूँ, और जो ये लोग सर लोग ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाद में ही आना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे इंग्लिश की भी क्लास है। इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा सोशियोलॉजी डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि सर ने इनिशियली बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक जो डायरेक्टली नोट्स या बुक्स में से होते हैं, दूसरे जिनमें कॉमन सेंस लगाना होता है, और तीसरे छोड़ने वाले। तो सोशियोलॉजी में ये सेकंड पार्ट वाले ज़्यादा होते हैं जिनमें कॉमन सेंस लगाना होता है, क्योंकि हम उसी समाज का हिस्सा हैं, हम उसी समाज में रहते हैं। तो हमें बस कुछ क्वेश्चंस है जिनमें सिर्फ कॉमन सेंस लगा के उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं टेस्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था दिव्यांग को परिभाषित करें। इसका सीधी सीधी परिभाषा थी इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से, क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है, और अगर पुराना भी हो तो इकलौता है, इसलिए इसको पढ़ना है। पूरा अधिनियम नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो याद कर लेना, स्पेशली दिव्यांगजन की। ठीक है, इसमें ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये कोई भी नोट्स या कोई भी बुक में आराम से मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर आपको सिलेबस में ये शब्द दिया हुआ है तो आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी ही है। सिलेबस में एक भी ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिसको आपने छोड़ा हो। सेकंड क्वेश्चन है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा। तो इस बार जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया था कल्चर ऑफ पॉवर्टी, है ना। वो भी पॉवर्टी की एक थ्योरी थी, गरीबी की एक थ्योरी थी, और ये भी गरीबी की एक अवधारणा है।
तो ये सीधी सीधी नोट्स में लिखी हुई है, सीधी सीधी बुक्स में भी दी हुई है, तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सीधी सीधी छोटी सी चीज़ समझनी है। अब जब आंसर लिखते हो तो इसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन आजकल सभी करते हैं, इसलिए आपके पास अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे तो डब्बे बनाने भी शुरू कर दोगे, तो है ना, ऐसे डब्बे बना दो। सकारात्मक प्रक्रिया प्रणाली क्या होती है? एक ऐसी चीज़ जो शुरू का जो एलिमेंट होता है वो आगे की चीज़ों को और बढ़ाता जाता है, और उससे एक ऐसा सर्कल बनता है जो पूरा बढ़ता ही जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक माइक्रोफोन है और एक स्पीकर है। अगर आपने माइक्रोफोन में कुछ बोला और माइक्रोफोन स्पीकर के पास ही है, तो स्पीकर से ज़ोर से आवाज़ आएगी, फिर वो ज़ोर से आवाज़ आएगी माइक्रोफोन में रिफ्लेक्ट होगी, तो माइक्रोफोन में और तेज़ आवाज़ अंदर जाएगी, फिर स्पीकर से और तेज़ जाएगी, ऐसे करते करते वो आवाज़ बढ़ती ही जाएगी, इतनी तेज़ हो जाएगी कि कान में फटने लगेगी आवाज़, है ना। वैसे ही गरीबी का ये दुष्चक्र जो होता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है और वो बढ़ता ही जाता है। अब इसमें डायग्राम बनाया था ये वाला, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप 4 तरह के डायग्राम बनाओ, है ना, लेकिन सोसाइटी है, कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। ये समस्या आए तो मैसेज कर देना लेट्स कनेक्ट पे, वैसे भी हम रिप्लाई कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच।